अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक होगा 5.8 कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का, कास्ट अकाउंटिंग का एक टॉपिक हम कर रहे हैं और एक फुल फ्लैज जो क्वेश्चन होगा वो हमने करना है। और ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर है, चैप्टर 5 है, इसकी हम आज जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे और आपको इसमें पता चलेगा कि जो FOH होता है, यानी कि 3 एलिमेंट्स होते हैं ना, जो उसके अंदर जो FOH अप्लाइड है और एक्चुअल है, तो FOH एक्चुअल है उसको तो हम साथ साथ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो उसके अलग से एक स्टेटमेंट बनेगी। उस स्टेटमेंट के साथ हमने इसको चलाना है और उस स्टेटमेंट में हमने ये भी देखना है कि इसमें क्योंकि सम टाइम FOH के अंदर कुछ इन्वेंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे फ्यूल होता है, रिपेयर्स होती हैं, टूल्स होते हैं, तो उनको हमने फिर लेकर चलना होता है। तो उन FOH के अंदर हम ये देखेंगे किस तरह से ये सारा कुछ होगा। अभी आप देखें कि इसमें बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो तो आपको पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आप बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक अलवाजिद इंडस्ट्री का, अलवाजिद इंडस्ट्री और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। नीचे इसका आ जाएगा फॉर द ईयर एंडेड, और इसमें जो भी एंडिंग डेट होगी, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो स्टेटमेंट का होता है, इसमें हम लेकर चलेंगे, राइट। इसमें कौन कौन सी इन्वेंट्रीज आती है? सबसे पहले हमारा जो पार्ट है वो मटेरियल का आता होता है, ओपनिंग मटेरियल, प्लस इसमें आ जाता होता है परचेजेस, और इन परचेजेस में हमने ये देखना है कि जो अगर कोई इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाए उसको हमने परचेजेस का पार्ट बना देना हो। तो आज हमने ये इसके अंदर मटेरियल का जो 10,200 है हमारे पास, ये है, और परचेजेस को हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारे पास परचेजेस आई हैं, परचेजेस में वो 224,400 उसमें से हमारे पास जो डायरेक्ट एक्सपेंस है एक दिया हुआ है और वो है ऐड करके कैरेज इन। इस कैरेज इन को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और वो है 13,600। सर ये हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों ऐड करते होते हैं परचेजेस के अंदर? क्योंकि जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन यही है ना कि ऐसे तमाम ऊपर के अखराजात परचेज करते हुए कि जो हमारे टू दी प्लेस ऑफ बिजनेस लाते हुए ऊपर आएंगे ना, जैसे कैरेज है, फ्रेट है, या कोई किराया आप पे करते हो या कोई इंश्योरेंस पे करते हो, तो वो सारी की सारी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कास्ट बन जाती है। लेट्स सपोज आपने एक आउट सिटी से कोई चीज़ खरीदी है किसी और जगह से और वो 10,000 की आपने की या ये किए, तो अब ये कैरेज का मतलब ये है कि 13,600 आपने ऊपर उसके किराया दिया और टू द प्लेस ऑफ बिजनेस लाते हुए या टू द फैक्ट्री पहुँचाने तक आपका ये भी खर्चा है। तो आपने इस कास्ट को टोटल समझना है, ये नहीं समझना कि आपके परचेजेस वही हैं जो आपने प्राइस पेड है, बल्कि प्राइस के ऊपर जो आपने ऊपर जहाँ पे लाने तक खर्चा होगा वो डायरेक्टली इसके साथ इन्वॉल्व है ना। इसलिए जब तक वो चीज़ लाएंगे नहीं उस वक्त तक तो वो यूज़ नहीं हो सकेगी, इसलिए जो है ना ये डायरेक्ट परचेज, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड होगा। आप इसको ज़रा देखें ना, इसमें कैलकुलेट करें कितना होगा। ये 2,24,400 और 36,000 जी सर। 2,24,400 224,400 प्लस इसमें 13,600 13,60 सर 2,38,000 2,38,000 जी सर। टोटल। जी सर। ये हमारा 2,38,000 का है, ये टोटल हो गया। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल
24,82 2 लाख 2,48,200 2,48,200 और आपने इसमें से लेस कर देना है एंडिंग रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, क्योंकि वो इन्वेंट्री जो आपकी यूज ही नहीं हुई उसको आपने यहाँ से माइनस कर देना। अब जो एंडिंग है वो मटेरियल की 17,500 ये जरा आप चलाएं इसमें। तेईस 2,30,700 2,30,000 यानी 230,700। उसके बाद इसके अंदर पार्ट बनेगा जो सेकंड आपके पास एलिमेंट है वो है डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर आपके पास है 81,600। अच्छा, इसमें आपके पास क्या बनेगा जी? प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आपके पास आ गई दोनों मिलाकर, इसको ऐड करके कितना है? 3,12,300 3,12,300। इसके साथ जो एडअप करना है वो आपने करना है फैक्ट्री ओवरहेड, जो थर्ड एलिमेंट होता है कॉस्ट का, 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का, तो उसमें फैक्ट्री ओवरहेड आपने करना है। अच्छा, अब फैक्ट्री ओवरहेड क्योंकि या तो आपको अप्लाइड भी गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आप यहाँ पे वो पार्ट ऑफ द कॉस्ट बनाते हो और फिर जाकर एंड पर एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हो और अंडर ओवर अप्लाइड एडजस्ट करते हो। लेकिन क्योंकि इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं दिया गया बल्कि एक एक्चुअल की अमाउंट्स दी गई, उन एक्चुअल के अमाउंट्स के लिए आपको एक अलग से एक्चुअल एफओ स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, या एफओ जो कंट्रोल है उसकी एक स्टेटमेंट लेके चलनी पड़ेगी। राइट हो गई? तो इस एक्चुअल एफओ स्टेटमेंट को आपने अलग से टोटल करना है, उसको सम अप करके उसका जो सम आएगा वो यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देना है। तो अभी देखिए कि इसमें एक चीज़ जो ऊपर दी हुई है जो इम्पोर्टेंट है, वो इन्वेंट्री के फॉर्म में भी कुछ एफओ दिए हुए। क्या दिए हुए? इन्वेंट्री की फॉर्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि डायरेक्टली आप खर्च कर देते हो, वो तो एक अमाउंट दी होती है, जैसा कि इनडायरेक्ट लेबर है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है फैक्ट्री का या डेप्रिसिएशन होगी, वो तो 1 बाय 1 अमाउंट दी होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो स्टॉक फॉर्म में भी आप रखते हो लेकिन होते वो एफओ के अंदर है, जैसा कि फ्यूल यूज़ करते हो या सप्लाईज यूज़ करते हो डिफरेंट, या लेकिन स्टॉक फॉर्म में होती वो एफओ के अंदर ही है, लेकिन क्योंकि उनकी कंजम्पशन एफओ में डील हो रही होती लेकिन होते वो स्टॉक फॉर्म में, तो उस सूरत में हम उनको वैसे वहाँ पर चार्ज करें। वैसे जैसे कि हमारे पास एक उसने लिखा हुआ है लूज टूल जो होता है ना, रिपेयरिंग जो पार्ट्स होते हैं उनको लूज टूल्स कहा जाता है। तो ये उसने कहा जी कि ओपनिंग भी है हमारे पास और प्लस जो है ना वो परचेज भी किया आपने, यानी कि वही इन्वेंट्री वाला कॉन्सेप्ट जो आपने मटेरियल पे लगाया है वो लूज टूल्स के ऊपर लग रहा है। आप चेक करो कि इसमें जो आपके पास लूज टूल्स हैं वो 2,720 के और जो परचेज हुए हैं वो 6,800 के। आप जरा एडअप करो इसको, एडअप, तो ये आपके पास टोटल बन जाएगा 9,520 9,520 और इसमें से आपने एंडिंग जो है वो माइनस कर देंगे लूज टूल्स, एंडिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है और वो है 2040 7,480 480। इसी तरह से एक और जो आइटम है वो आपका वो है फैक्ट्री सप्लाईज। क्या है जी? फैक्ट्री सप्लाईज। उस फैक्ट्री सप्लाई के अंदर भी आपके इसी तरह से दिए गए ओपनिंग प्लस न्यू परचेज्ड, थोड़ा
और माइनस कर देंगे आप इसमें से एंडिंग में। तो ये आपका ओपनिंग प्लस न्यू प्लस जो है ना वो माइनस कर देंगे एंडिंग। आप अभी देखो कि इसके अंदर जितना भी है ना आपका फैक्ट्री का जो है 1360 ये ओपनिंग आया, और जो आपके पास परचेजेस हैं, जो फैक्ट्री सप्लाईज आपने परचेज की है वो 10,200 है। 10,200। ये अवेलेबल कितना हुआ? 11,560। 11,560। अच्छा, एंडिंग इसमें से जो हमारी है वो 2340 है। 2,340। 9,220। 9,220। अच्छा, अब जो है ना वो आपके पास ये चीज़ें आ गई। और भी इसमें दी हुई है, लेकिन वो सिंगल अमाउंट वाले एफर्ट्स हैं, जैसे कि आप पिछले में करते थे। ये सिर्फ दो ऐसे आइटम थे, लूज टूल्स और जो फैक्ट्री सप्लाईज है, जो कि इन्वेंट्री की तरह डील हो रहे हैं। जैसे परचेजेस होती है ना, आप कोई चीज़ पहले से पड़ी होती है, फिर और नया परचेज करते हो, फिर उसमें से जो बच जाता है वो माइनस कर देते हो, जो कंजम्पशन होती है वो निकल आती है। तो आपने इसका मतलब ये है कि पूरे लूज टूल्स जो है वो आपकी कैलकुलेशन करके आज आपके 7,480 के जो है वो यूज़ हो गए। इसी तरह से आपकी ये कंजम्पशन जो फैक्ट्री सप्लाईज की आई है, ये इसका स्टॉक भी पड़ा हुआ है और फिर और भी खरीदा और फिर माइनस भी किया, और आपका आज एंडिंग में भी कुछ स्टॉक है, लेकिन आपकी जो कंजम्पशन आ रही है ना वो 9,220 की आ रही है। ठीक हो गया? इसी तरह से जो सिंगल अमाउंट वाले हैं वो तो बिल्कुल डायरेक्टली आप लिख सकते हो ना, उसमें तो कोई हरज नहीं है। जैसा कि इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर जो है वो 16,600। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री, बिल ऑफ फैक्ट्री, ये कितना आएगा जी? 61,250। और ये स्टेटमेंट हम इस तरह बना लें, जितने भी एफर्ट्स होंगे वो सारे इसके अंदर ऐड अप होंगे। रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग कितना है? 54,000। फैक्ट्री ऑफिस सैलरीज, फैक्ट्री तो जिसके साथ फैक्ट्री आ जाए, ये हमने वैसे भी बताया था कि वो क्या होगा, वो हमारे पास एफर्ट्स में आएगा, क्योंकि अदर देन मटेरियल एंड लेबर जितने भी छोटे अखराजात होंगे वो सारे के सारे एफर्ट्स में आपने लिखा है। आपका जो फैक्ट्री ऑफिस सैलरीज है वो 10,800 है। इसी तरह से डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट कितना जी? 15,000। तो ये आपके पास सारी चीज़ें हैं जो आपने ऐड अप करनी है। इसमें दो जो थे वो अगेन हम रिवाइज कर रहे हैं कि ये आइटम वाइज थे, और क्योंकि स्टॉक की फॉर्म में थे और इनकी इन्वेंट्री मैनेज करनी थी आपने, इसलिए उनका ओपनिंग भी लिया और परचेजेस भी देखी और फिर एंडिंग भी लिया, और फिर कंजम्पशन जो थी ना वो कंज्यूम्ड अमाउंट निकाली। इस टोटल को जरा आप कैलकुलेट करें तो कितना बनेगा? वो आपने यहाँ पर ऐड किया। ये हमारी एफ स्टेटमेंट है, ये मैंने स्टार भी किया इसके अंदर, ये आप मुझे बता दें। फिर हमारा ये सर ये बताते 17,47,50। सर 1,74,750 ये कहना चाह रहे हैं। 1,78,750। तो ये आपके पास आ जाए एक्चुअल, वो यहाँ पे आ जाएगा 1,77,000।
ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी इसको बोलते हैं ना। अब आप इनको ऐड करो, प्राइम कॉस्ट प्लस एफओएच। प्राइम कॉस्ट इज 12,300 and FOH is 174,000. 4,86,950। Yes, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, इसके अंदर ही ऐड किया। अब आपने वर्क इन प्रोसेस वाला भी करना है। तो इसमें क्या होता है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आपने किया, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री भी गिवन है और वो है जी 17,000। ये हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल टू बी। सर एक मिस्टेक हो गई है। यस सर इसका जो ऊपर टोटल था ना 4,86,000 नहीं था, 4,47,000 था। सर दोबारा करेक्ट कर दें इसको। 48 को 48 क्या हुआ? ये सर आप काट दें सर क्वेश्चन से। ये तीनों नहीं कर रहे हैं जी बिल्कुल सर। ये 2 का आ जाएगा ना प्राइम कॉस्ट, जी और प्राइम कॉस्ट के साथ आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये जो आया इसको ऐड करना है। 4870 4870 उसके बाद इनको 17,000 को ऐड करें तो 50 40 50 आ जाए। 40 50। ये इसके बाद फिर हम एंडिंग भी माइनस करेंगे, एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस। एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस जो है वो 24,400 है। इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। यस मैन्युफैक्चर 4,80,050। 4,80,050 00 सर। और इसमें एडअप होगा हमारे पास कौन सी चीज आएगी अभी? लास्ट है कौन सा पार्ट कर रहे हैं? फिनिश गुड्स, क्योंकि जब CGS की स्टेटमेंट होती है उसमें फिनिश गुड्स का पार्ट भी 23,800 जो है ये हमारे पास ओपनिंग आएगा। अभी बताओ जरा कितना है इसमें। कॉस्ट ऑफ गुड्स available for 503850। 503850। 503,850 यार जी सर। ये है अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल। ये आपने इसके अंदर और इसमें से माइनस कर देना है एंडिंग फिनिश्ड गुड्स। एंडिंग फिनिश्ड गुड्स कितनी है? 18,850। 18,850। तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है वो निकलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर 4,85,000। 485,000 is the answer जो कि हमने कैलकुलेट कर। तो ये हमारा आज का था टॉपिक जिसमें जो है हमने बात की और 5.8 के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी के साथ क्योंकि रिलेट करता है और उसके अंदर भी यही चीज़ें हैं, उसमें भी इन्वेंट्री है। अच्छा इसमें इन्वेंट्री कौन सी थी? लूज टूल्स और
फैक्ट्री सप्लाई और उसके अंदर जो है ना वो सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पर फ्यूल आ गया है, उसकी ओपनिंग एंडिंग आपने मैनेज करनी है। और एक और इन्वेंट्री है फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स की, फैक्ट्री रिपेयरिंग पार्ट्स जो होते हैं वो मैनेज करने हैं। फिर बिल्कुल एज इट इज़ बनेगा ये एफओच को फिर आपने यहाँ पे ट्रीट करना है और ऑनवर्ड पे ये लेके जाना है। तो इस तरह से ये सारा सेम आ जाएगा। थैंक यू।